दिस इज़ पुरुष जनुथरिया। हमने एक सेशन स्टार्ट किया था जिसमें अपन हिस्ट्री जो है वो 6 to 9 तक की हिस्ट्री कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। इसमें अपन क्लास 6 के चैप्टर 4 एंड 5 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री एंशिएंट। ठीक है, ये एनसीईआरटी नोट्स हैं। तो गुजरात के हड़प्पा कालीन नगर, तो पहला कौन सा है? धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा के बारे में देखते हैं कि कच्छ के इलाके में खदिर बैत के किनारे बसा हुआ नगर है। यह नगर 2 की जगह 3 भागों में विभक्त था। बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों पर खुदे अभिलेख मिले हैं। सामान्यतः हड़प्पा सभ्यता का अभिलेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। अगला है लोथल। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी की एक उपनदी के किनारे बसा यह नगर था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनी वस्तुओं का प्रमुख केंद्र था। यहाँ एक भंडार गृह भी था जहाँ से कई मोहरें और मुद्रांकन मिले हैं। लोथल में एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाए जाते थे। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने के उपकरण और तैयार मनके भी मिले हैं। महत्वपूर्ण तिथि की बात की जाए तो वर्तमान में 2000 साल पहले की बात है। अगर हम आज से देखें तो 2000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ हुआ लगभग 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत हुई लगभग 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास हुआ लगभग 2500 साल पहले। आगे देखते हैं वेद। वेद में सबसे पहले ऋग्वेद दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। ठीक है, वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, लगभग 3500 साल पुराना। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त मतलब अच्छी तरह बोला गया देवताओं की स्तुतियां। देवता 3 प्रमुख हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता, सोम एक प्रकार का पौधा। ऋग्वेद की भाषा की बात की जाए तो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत भाषा है इसकी। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्द प्रयुक्त होते थे: जन और विष या वैश्य। अगला महापाषाण या कब्र प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। कब्र बनाने की प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत तथा कश्मीर में प्रचलित। सामान्यतः मृतकों को काले लाल मिट्टी के बर्तनों, लोहे के औजार और हथियारों, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहनों के साथ दफनाया जाता था। ठीक है, तो उनको कैसे कैसे दफनाते थे? लाल काले मिट्टी के बर्तनों में, लोहे के औजार और हथियारों के साथ, घोड़े के कंकाल और उनका सामान और पत्थर और सोने के गहनों के साथ उनको दफनाया जाता था। ब्रह्मगिरी में एक कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे में एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाली मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गया है। इनाम गांव में गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज तथा जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। गाय, बैल, भैंस, बकरी तथा अन्य जानवरों की हड्डियां मिली हैं। बेर, आंवला, जामुन, खजूर इत्यादि एकत्र करने के प्रमाण मिले हैं। आगे उत्तर वैदिक काल। वैसे तो राजा का चुनाव जनों द्वारा होता था, परंतु 3000 साल पहले यह व्यवस्था परिवर्तित हुई जब अश्वमेध या अन्य यज्ञों द्वारा लोग राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। वर्ण व्यवस्था। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभक्त किया था। पहला ब्राह्मण, वेदों का अध्ययन अध्यापन। दूसरा क्षत्रिय, शासक वर्ग जिनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। विष या वैश्य, इसमें कृषक,
पशुपालक और व्यापारी वर्ग आते थे। चौथा, शूद्र, इनका काम अन्य 3 वर्गों की सेवा करना था। नोट, क्षत्रिय एवं वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, परंतु शूद्रों को किसी अनुष्ठान की अनुमति नहीं थी। महिलाओं को भी शूद्र के समान समझा जाता था। वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। भाई जिस कुल में जिसने जन्म लिया है वह उसी वर्ण का होता था। अब ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला शूद्र हो जाए, नहीं। शूद्र के घर में जन्म लेने वाला ब्राह्मण हो जाए, नहीं। सेम क्षत्रिय और वैश्य के केस में था कि जिस वर्ण में जिसने जन्म लिया है वो उसी वर्ण का रहेगा, दूसरे वर्ण से उसका कोई लेना देना नहीं है। शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक इत्यादि वर्गों को अछूत माना जाता था। जन तथा जनपद या महाजनपद। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जनों के बसने की जगह। कई बस्तियां मिली हैं। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा प्रमुख बस्तियों की खुदाई हुई है। लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल एक्सेट्रा तथा सरसों इत्यादि उपजाए जाते थे। धूसर एवं लाल रंग के चित्रित धूसर पात्र ज्यामितीय आकृति मिली है। महाजनपदों का प्रादुर्भाव 2500 साल पहले हुआ। सबकी अलग राजधानियां थी, किलेबंदी की जाती थी, नियमित वेतन पर सालों भर सैनिक रखे जाते थे। कर की बात की जाए तो 3 प्रकार के कर। फसलों पर कर था, भाग उपज का 1/6 भाग। कारीगरों पर कर की बात की जाए तो श्रम के रूप में राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना होता था। पशुपालकों को जानवरों या उत्पाद के रूप में, व्यापारियों पर क्रय विक्रय कर, आखेटकों या खाद्य संग्राहकों को जंगलों से प्राप्त वस्तु देना पड़ता था। कृषि में परिवर्तन। 2 प्रमुख परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। पहला, हल अब लोहे के बनने लगे थे जिससे पैदावार में वृद्धि हुई। दूसरा, धान का रोपण होना, बीज की जगह छोटे पौधों का रोपण होता था। मगध महाजनपद की बात की जाए, गंगा तथा सोन नदियों के तट पर था। नदियां यातायात, जल वितरण एवं कृषि में उपयोगी थी, तो एक भाग जंगल से भरा था जहां से सेना के लिए हाथी तथा घर, गाड़ियां और रथ बनाने के लिए लकड़ियां मिलती थी। लौह अयस्क की खदानें हथियार बनाने के लिए उपयोगी थी। बिंबिसार, अजातशत्रु तथा महापद्मनेद मगध महाजनपद के शक्तिशाली राजा थे। प्रारंभिक राजधानी राजगृह, राजगीर तथा बाद में पाटलिपुत्र पटना बनी। 2300 साल पहले मगध पर मैसिडोनिया के राजा सिकंदर का आक्रमण हुआ, परंतु सैनिकों के इनकार के कारण उसे ब्यास नदी से लौट जाना पड़ा। बज्जी, राजधानी थी इसकी वैशाली। यहां एक अलग शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संध कहते थे। बज्जी संघ का वर्णन दीघ निकाय बौद्ध ग्रंथ से मिलता है। 300 साल पहले गढ़ या संघ में कई राजा होते थे जो सभाओं में विमर्श कर निर्णय लेते थे। अजातशत्रु मगध का राजा ने बज्जी संघ पर आक्रमण हेतु अपने मंत्री वसक्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। ठीक है, अजातशत्रु जो थे वो बज्जी पर आक्रमण करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने मंत्री जो थे वसक्कार को बुद्ध के पास भेजा सलाह लेने के लिए कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो भी। कई शक्तिशाली राजा संघ को जीतना चाहते थे, परंतु 1500 साल पहले एक संघ का राज्य चलता रहा। अंत में गुप्त शासकों ने इसे जीतकर अपने राज्य में मिलाया।
यूनान और एथेंस। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने प्रजातंत्र की स्थापना की। यह व्यवस्था लगभग 200 साल चली। 30 साल से ऊपर के पुरुषों को पूर्ण नागरिकता, दासों तथा औरतों को नागरिकों का दर्जा प्राप्त नहीं था। प्रमुख विषयों पर निर्णय के लिए सभा साल में 40 बार बुलाई जाती थी। प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा। सेना और नौसेना में सभी नागरिकों को अपनी सेवा देना अनिवार्य था। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की चर्चा बौद्ध धर्म एंड उससे आगे की चर्चा जो है अपन अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।